वाराणसी के अपने 52वें दौरे पर काशी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पुलिस प्रशासन ने की पूरी तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती में किया सरस्वती शिशु मंदिर का भूमि पूजन। शिलान्यास के साथ मुख्यमंत्री ने करवाई मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत। का ये मंदिर करेगा बच्चों का सर्वांगीण विकास। मिर्जापुर के विद्यांचल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हुआ विद्यांचल धाम रेलवे स्टेशन। सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत किया गया बदलाव। श्रद्धालु यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद। वृंदावन में यमुना नदी की विनाशकारी बाढ़ से मची तबाही। संत प्रेमानंद ने स्टीमर में बैठकर किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। बाढ़ पीड़ितों को दी राहत सामग्री। गंगा नदी में उफान जारी। गांव जामनगर में बाढ़ से हाहाकार। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया जा रहा शिफ्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बस्ती दौरे का, जहां उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत करते हुए कहा कि ये मंदिर बच्चों के सर्वांगीण विकास और शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक और नागरिक भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने मंदिर के डिजाइन और सुविधाओं का जायजा लिया और सभी को शिक्षा के महत्व पर जोर देने का संदेश दिया। भारतीय मनीषा ने ज्ञान के बारे में कहा कि सा विद्या या विमुक्त ये, यानी विद्या वह है जो हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे। मुक्ति का मतलब हमारे जीवन में हमारे आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त कर दे, आगे बढ़ने का मार्ग के लिए हमें मार्गदर्शन कर दे। यह देश 1947 में स्वतंत्र होता है, लेकिन 1947 में स्वतंत्र होने के बाद जिन कारणों से यह देश स्वतंत्र हुआ था, उन कारकों का समाधान करने, फिर से देश गुलाम न होने पाए, भारत के अंदर भारत की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, यह आजादी के 5 साल के बाद जब तत्कालीन सरकारें इस दिशा में प्रयास नहीं कर पाई, तो इस प्रयास को आगे बढ़ाया था सरदेव नानाजी ने, और वह भी गोरखपुर से। उसके पीछे का ध्येय यही था कि भारत और भारतीयता से ओतप्रोत भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत के प्रति मातृभाव से ओतप्रोत ऐसे शिक्षण संस्थान की स्थापना आवश्यक है जो भारत को भारत के अनुरूप फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे सकें। और इसके लिए इसकी शुरुआत होती है हमारे शिक्षण संस्थानों में ही। पाठ्यक्रम सरकार तैयार करती है, सरकार की मर्जी सहयोग करे न करे यह भी सरकार तय करती है, लेकिन बिना सरकार के सहायता के अपने दम पर
अपने स्वयं सेवकों के सहयोग से भारतीयता के प्रति अनुराग रखने वाले उन भारत के नागरिकों के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जब पक्की बाग में गोरखपुर में पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित हुआ था तो उसमें छात्रों की संख्या थी मात्र 5। याद रखना, कोई भी देश शक्तिशाली हो, समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो, इसकी शुरुआत होती है शिक्षा से। दुनिया के अंदर जब समृद्धि की चर्चा होती है और उनके द्वारा जो पैरामीटर तय होते हैं, उस पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर आता है शिक्षा। शिक्षा कैसे होनी चाहिए, शिक्षा के पीछे का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा के बाद फिर स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है, स्वास्थ्य के बाद कृषि और जल संसाधन को प्राथमिकता दी जाती है। काशी एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का गवाह बनने जा रही है। शंघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक राजधानी और G20 की मेजबानी के बाद अब काशी में पहली बार भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम आमने सामने होंगे और दोनों देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामयिक मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। वार्ता के बाद कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी 11 सितंबर को 4 घंटे के प्रवास पर काशी पहुंचेंगे, जबकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री 3 दिन तक काशी में रहकर काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन और गंगा आरती में भी शामिल होंगे। सुरक्षा एजेंसियों ने वार्ता स्थल और शहर के प्रमुख मार्गों पर कड़े इंतजाम कर दिए हैं। जैसे आपने कहा था, जब कल्चरल कैपिटल के रूप में SCO के डेलीगेशन लेवल मीटिंग हुई थी यहाँ पे, और 2023 में G20 का भी यहाँ पे कई मीटिंगें हुई थी। इसी प्रकार इस बार मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, जिसमें हमारे भी माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे यहाँ पे। सो उसको लेके जो तैयारियाँ हैं वो विदेश मंत्रालय द्वारा जो इवेंट की तैयारियाँ की जा रही है, उसमें जिला प्रशासन द्वारा जो भी सहयोग चाहिए और अन्य विभाग के साथ जो समन्वय जो होनी चाहिए, वो पूरा हम लोग पूरी तरह कर रहे हैं। अभी तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या प्रोग्राम होना निश्चित है? क्या केवल इंडोर कार्यक्रम है या आउटडोर कार्यक्रम भी होने हैं? कितने देर का ये पूरा कार्यक्रम होगा, उनका शेड्यूल? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 10:30 बजे यहाँ पे आगमन होगा और लगभग 2:30 बजे के आसपास यहाँ से रवानगी होगी। तो कुल 4 घंटे काशी में उनका जो यहाँ पे रहेंगे, और इसी दौरान ये दोनों देश के बीच के जो बायलैटरल लेवल जो टॉक्स है वो होगी यहाँ पे। क्या कि किसी MOU पे सिग्नेचर होना है, लंच वगैरह का भी कुछ ऐसा कार्यक्रम निर्धारित है उन 4 घंटों के दरमियान? जो निर्धारित कार्यक्रम है MOU साइन करने का भी है, उसमें फिर प्रेस स्टेटमेंट का भी है। इसके राजधानी लखनऊ में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा है कि अब 1 महीने से अधिक समय हो गया है और हालात पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मौजूदा स्थिति में किसी भी तरह की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आगे कहा कि भारतीय वायुसेना हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा और जनहित के लिए तत्पर है। कोई दिक्कत नहीं है, बट जब वापस आते हैं तो शरीर ऑब्वियसली चूंकि यूज टू नहीं होता है माइक्रोग्रेविटी, कभी देखा नहीं होता है, तो जब पहली बार आप जाते हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, पर कुछ समय में आप यूज टू हो जाते हैं माइक्रोग्रेविटी। फिर जब वापस आते हैं तो फिर से वही दोबारा से आपको सीखनी पड़ती हैं चीज़ें जो पहले आपके लिए नॉर्मल था, वो अचानक से दोबारा नहीं हो जाता। तो कुछ 4 से 5 दिन लगते हैं, डिपेंड करता है आप कितने समय तक स्पेस में रहे हैं, उस हिसाब से टाइम लगता है। उसके बाद आप वापस आते हैं तो
थोड़ा रिहैबिलिटेशन। जी बिल्कुल, मैं अपने घर गया था आज सुबह, और जब भी लखनऊ वापस आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह का प्यार और सपोर्ट यहाँ मुझे मिला है, और मिशन के बाद स्पेशली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ही ओवरवेलमिंग है, और बहुत अच्छा लगता है वापस आके। आप लोग भी इतना प्यार देते हैं, देखिए बैठे ही हैं आप यहाँ पे, तो हमेशा घर आना हमेशा ही अच्छा लगता है। डिग्री के लिए तो मैं नहीं आया था एक्चुअली, मैं तो कन्वोकेशन एड्रेस के लिए आया था। डिग्री तो कन्फर की गई है, बहुत बड़ा एक ऑनर है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पूर्वी यूपी महिला मोर्चा की बैठक में ये वाराणसी में हुई है, और बैठक में महिला कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी लिया है। महिला मोर्चा ने मोदी सरकार के एसजीटी दरों में जीएसटी दरों में किए गए बदलाव की सराहना की है, और कहा कि इससे किचन का खर्च कम होगा तथा महिलाओं को राहत मिलेगी। चिराग पासवान जी एक कह सकते हैं कि युवा पुरुष हैं, और युवा पुरुष जो होता है उससे हम सभी की उम्मीद ज़्यादा होती है, क्योंकि वो देश को बदलने का एक हुनर रखता है। और बिहार से सटा हुआ हमारा उत्तर प्रदेश है, और ख़ासकर वाराणसी है। तो हम सभी महिलाओं का योगदान देखिए, हर जगह एक महिला का योगदान सिर्फ बिहार चुनाव पे या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश पे नहीं है। महिलाएं हर जगह आगे हैं। महिलाएं हैं तो आप हैं, हम सब हैं। महिलाओं से ही ये पूरा विश्व चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि माननीय चिराग पासवान जी से पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेरा ऐसा मानना है कि मैं सभी महिलाओं के साथ उनसे 50 सीटों की मांग करती हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें 10 सीटों की डिमांड मैं अपनी महिलाओं के लिए करूँगी। खबर बरेली से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कानून व्यवस्था संबंधी बयान पर मुस्लिम जमात राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में अराजकता और गुंडागर्दी चरम पर थी, जबकि मौजूदा सरकार में महिलाएं रात में भी सुरक्षित महसूस करती हैं। मौलाना ने दावा किया है कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश में न तो बड़े दंगे हुए और न ही कर्फ्यू की नौबत आई है। मुखिया अखिलेश यादव जी पूरे 8 साल से एक दो बातों का तोते की तरह रट लगाए हुए हैं कि योगी हुकूमत में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। मैं उनको उनकी हुकूमत का आईना दिखाना चाहता हूँ। असल गुंडागर्दी तो सपा सरकार में थी, योगी हुकूमत में गुंडागर्दी नहीं है। सपा के दौर में गरीब लोगों की जमीन पर औने पौने पैसे देकर के कब्जा कर लिया जाता था और करोड़ों के भाव बेचा जाता था। यह हाल था। और शाम को 7 बजे कोई महिला रोड पर अकेले नहीं जा सकती थी, और आज का हाल ये है कि रात में 1 बजे अकेले। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे जमीन कब्जाने और खरीद फरोख्त में ठगी के मामलों पर लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कड़ा रुख अपनाया है। विधायक ने ट्रॉनिका सिटी थाना प्रभारी को सख्त पत्र लिखते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यहां तक कहा कि दोषियों का इनकाउंटर किया जाए ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रह सके। विधायक ने पुलिस आयुक्त को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजते हुए कहा कि विशेष टीम गठित कर भूमाफियाओं के नेटवर्क को तोड़ा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर एजेंटों के माध्यम से भोले भोले लोगों को दिल्ली एनसीआर से लेकर लोनी तक जमीन दिलाने के नाम पर ठगा जा रहा है। सबसे ज्यादा शिकार गरीब हिंदू परिवार बनते हैं। देखिए, लगातार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। ख़ास तौर से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का काम यहाँ मुस्लिम समुदाय के खास तौर से पावी गांव का एक भूमाफियाओं का गढ़ हो गया है। मैं एक गांव को टारगेट कर रहा हूँ, और भी एक आध लोग उनके साथ मिले हुए हैं। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। पिछले दिनों एक इंस्पेक्टर आए थे, उन्होंने इनको रगड़ के बराबर कर दिया था, लेकिन उनको हटाने के लिए जो पूर्व में कमिश्नर थे उन्होंने पैसे लिए और उन्हें हटाया गया जो अच्छा काम कर रहे थे। अब नए इंस्पेक्टर भी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन कल की जो घटना सामने आई है, मैंने उसमें पत्र लिखा है, और ऐसी 2 घटनाएं हैं। एक दलित समाज के गरीब लोगों का प्लॉट था, ना पैसे दिए ना प्लॉट दिया। रोड पे इन लोगों ने पूरा अतिक्रमण करके जो हमारा हाईवे नेशनल खुशहाल पार्क में वहाँ अपने ऑफिस बना रखे हैं। जीडीए से भी हम कहेंगे कोई नक्शा नहीं है, उनको भी तोड़वाया जाएगा। और जो कॉलोनियाँ अवैध काटने का काम जो हो रहा है, जिनमें रोहिंग्या बांग्लादेशी शोर बसाए जा रहे हैं, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोगों का वो बांग्लादेश में कत्ल करेंगे पाकिस्तान में, और यहाँ उनको बसाया जाएगा।
दिल्ली पुलिस ने माननीय गृह मंत्री जी के आदेश पे एक अभियान चलाया। लौनी से बहुत रोहिंग्या पकड़े गए और बहुत यहाँ से भागे। एक माहौल अच्छा बना है। जो क्राइम कैपिटल लौनी थी आज रामराज है। ये 2 केस मेरे सामने आए हैं। एक दिल्ली का बीजेपी कार्यकर्ता का, उससे 6 लाख रुपए लेकर के दिए नहीं, उसके साथ मारपीट की, वो मैंने पत्र में। खबर सहारनपुर से है, जहां कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की लगातार कोशिशों के बीच एसएसपी आशीष तिवारी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 37 उप निरीक्षकों और 100 हेड कांस्टेबलों का ट्रांसफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से थानों और चौकियों पर जमे पुलिसकर्मियों को हटाया गया है। एसएसपी ने साफ संकेत दिया कि जिले में तैनाती मनचाही जगह पर लंबे समय तक नहीं रहने दी जाएगी। गाजियाबाद में अब जिले के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जिला एमएमजी अस्पताल ने एक बड़ी पहल करते हुए मरीजों के लिए प्राइवेट रूम की सुविधा शुरू कर दी है। सुविधा सिर्फ 500 रुपए प्रतिदिन के शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए 4 नहीं, हमने 6 कमरे बनाए हैं, वो जो लग्जरियस कमरे हैं और उसमें हमने सारी सुविधाएं दे रखी हैं। और ये अभी हम माननीय जो प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है 17 तारीख को, उस दिन शुरू करने जा रहे हैं। इसका उद्घाटन किया जाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मोहन रोड स्थित आरआर वर्कशॉप, जिसे नगर निगम की गाड़ियों की पार्किंग के लिए बनाया गया था, अब कूड़े के डंपिंग जोन में तब्दील हो चुके हैं। कूड़े का पहाड़ यहां पर लोगों की परेशानी का सबब भी बना हुआ है। नगर निगम लाख दावे रोजाना करता है कि उनका जो कूड़ा है उसको शिवरी में डिस्पोजल किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के आरआर के अंदर पूरा कूड़े का अंबार बना हुआ है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि उस कूड़े के अंबार को दिखाएं कि बड़ी संख्या में जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो राजधानी के कूड़ा लाने वाले जो वाहन हैं वो लगातार आरआर विभाग के इसी डंपिंग यार्ड पर ला रहे हैं। और अगर बात जिस तरीके से की जाए आरआर कार्यशाला की, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाहन के खड़े होने की जगह थी, लेकिन एक बार फिर से कूड़े का जो अंबार है वो राजधानी लखनऊ के आरआर में लगना शुरू हो गया है। अब बात ये उठती है कि किस तरीके से शिवरी का गठन हुआ और शिवरी बनने के बाद ये कहा जा सकता था कि जो वेस्ट मटेरियल है उसका त्वरित निस्तारण किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही अधिकारियों की इसमें साफ तौर पर नज़र आती है। वही अगर जिम्मेदार अधिकारियों की बात की जाए तो ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं कि जब यहाँ पर कूड़े का जो निस्तारण था वो शिवरी में किया जा रहा है, तो अब आरआर विभाग में इस कूड़े को क्यों लाया जा रहा है। वहीं अब देखने वाली बात ये होती है कि आरआर विभाग में जो कूड़े का जो पहाड़ है वो कब हटेगा और ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर कब हंटर चलेगा। कैमरा सहयोगी राम सिंह के साथ अमन प्रधान, आरएन टीवी, लखनऊ। काठमांडू में गोलीकांड के विरोध में नेपालगंज समेत देश भर में दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है, जहां नेपालगंज के बीपी चौक पर युवाओं ने टायर जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने सुनियोजित तरीके से फायरिंग कराई। काठमांडू में पीएम ओली के आवास में आग लगाने की खबर। देश भर के 14 राज्यों में जेनजी के नेतृत्व में हो रहे प्रदर्शन में ओली के इस्तीफे की मांग भी यहां पर की जा रही है, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया है। व्यापार स्टार्ट कर लेंगे तो स्थानीय कर है, नगर पालिका कर है, औद्योगिक कर है, वाणिज्य कर है, फलाना ढिमकाना कर करके एक व्यापार स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग से 30,000 से स्टार्ट होगा और उनमें भी ज्यादा कर कोई फायदा नहीं है। वो नेता लोग नो करप्शन, रीस्टार्ट इंडियन मीडियालाई पनि म कुरा भन्न चाहन्छु, गलत नेरेटिभ नसेट गरोस्। यो आन्दोलन करप्सनको लागि हो, ब्यानको लागि होइन। कल हम लोग देख रहे हैं सबका टाइम ऑफ इंडिया आज तक एबीपी न्यूज़ चैनल ये जो सोशल मीडिया बैन है उसका नहीं है।
खबर गाजियाबाद से है, जहां कविनगर में वेलफेयर एसोसिएशन ने नगर निगम के हाउस टैक्स बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन किया है। रामलीला ग्राउंड में काली पट्टी बांधकर जुलूस निकाला गया और नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने टैक्स वृद्धि वापस लेने की मांग की है। बाद में जोनल कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन भी इसके मद्देनजर सौंपा गया है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।